नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 18 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो है भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार प्रदान किए। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां वार्षिक संस्करण है। याद रखिएगा, 2024-25 में विश्व का 9वां वार्षिक संस्करण ये हुआ था। और इस वर्ष की थीम ये है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। याद रखिएगा, 3R है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। 2024-25 का ये थीम है, 9वां वार्षिक संस्करण। अच्छा, इसमें जो है ना जनसंख्या आधारित 5 स्तरीय वर्गीकरण किया जाता है। मिलियन प्लस, इसके बाद है बड़े शहर, मध्यम शहर, छोटे शहर और बहुत छोटे शहर। तो याद रखिएगा 5 स्तरीय वर्गीकरण किया जाता है। और इनमें 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ने प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया। अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणियों में टॉप 3 शहर रहे ये। तो ऐसे ही है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो पुरस्कार समारोह में शुरू की गई पहलें तो स्वच्छ शहर भागीदारी, मतलब 78 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर अपने अपने राज्यों के कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले एक एक शहर को अपनाएंगे और उसका मार्गदर्शन करेंगे। ये क्या है? स्वच्छता शहर भागीदारी। इसके बाद है त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम। ये एक वर्ष का विशेष कार्यक्रम जिसमें के उद्देश्य पुराने कचरों का उपचार करना और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। तो इसके बाद देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या, इसके बारे में। ये 2016 में स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी थे उसके अंतर्गत शुरू किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहन करना और शहरों और कस्बों में रहने वाले के लिए बेहतर स्थान बनाने के महत्व के प्रति जागरूकता प्रदान करना। तो चलिए यही बात है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा ग्लोबल वेटलैंड्स आउटलुक 2025 जारी किया गया। तो इसमें यही बताया गया है कि आर्द्र भूमियाँ जो मतलब अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्र भूमि, तटीय व समुद्री आर्द्र भूमि में लगभग 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। ये सारी मतलब कुल मिलाकर जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ये फैली है, मतलब क्षेत्र पर। इसके बाद लिखा हुआ कि 1970 के बाद से अब तक विश्व की 22% आर्द्र भूमियाँ नष्ट हो चुकी है। तो सोचिए 1970 के बाद अब से कितनी 22% आर्द्र भूमियाँ नष्ट। इसके बाद इनमें यह बताया है कि निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों में या अधिकतर आर्द्र भूमियों की स्थिति खराब हुई है। खासकर अफ्रीका महाद्वीप में आर्द्र भूमियों का क्षरण विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद देखिए रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य जो है वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जो है उसके लक्ष्य के अनुरूप रखा गया है। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके बाद देखिए इन्होंने कौन कौन से मतलब इनिशिएटिव शुरू किए हैं। तो सबसे पहला है रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव। ये संपूर्ण एशिया के लिए $3 बिलियन की साझेदारी है, जिसके तहत प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्र भूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मतलब सोचिए आर्द्र भूमियाँ जो नष्ट हो गई थी उसको पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है एशिया में। क्या नाम है? रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव नाम रखिएगा। रीजनल कहाँ से है? एशिया में आर्द्र भूमियों को पुनः मतलब प्राप्त करने हेतु तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिर सेशल्स ने दुनिया में पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया है। ब्लू बॉन्ड, सेशल्स ने संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया है। इसके बाद देखिए रामसर कन्वेंशन 1971 देखें तो ये अंतर सरकारी संधि है। भारत ने 1982 में इसकी अभिपुष्टि की है। आर्द्र भूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं अगर देखें तो प्रदायक यानी प्रोविजनिंग सर्विसेज क्या क्या हैं? खाद, जल, कच्ची सामग्री, जैव संसाधन, सजावटी संसाधन। तो ये हमें डायरेक्ट मिलती है वहाँ से आर्द्र भूमियों से। लेकिन आर्द्र भूमियों के लिए आर्द्र भूमियाँ विनियमनकारी सेवाएं क्या क्या करती है? आर्द्र भूमियाँ वायु गुणवत्ता को बनाए रखती है, अपशिष्ट का उपचार भी करती है, इसलिए तो उसको फेफड़ा बोलते हैं, है ना। मतलब धरती का फेफड़ा कहते हैं उनको। इसके बाद जलवायु विनियमन, अपरदन को रोकना, चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करना, जैविक नियंत्रण, जल प्रभाव संबंधी विनियमन। तो ये सब विनियमनकारी सेवाएं हुई आर्द्र भूमियों की। और प्रदायक सेवाएं तो मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार पोलावरम बनकाचेरला लिंक परियोजना को लेकर एक समिति का गठन करेगी। तो ये है क्या? मतलब पोलावरम और बनकाचेरला। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो है ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक लड़ाई चल रही है जिसमें जो है नदी
जोड़ने का परियोजना को ये किया जा रहा है। यहाँ पे पोलवरम डैम बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये नदी जा रही है, ये कौन सी नदी है? ये है गोदावरी नदी, सॉरी, हाँ गोदावरी नदी, और ये है कृष्णा नदी। तो ये गोदावरी नदी पे डैम बना के इसका पानी डाइवर्ट किया जाना है यहाँ पर। तो इन्होंने यही कहा है कि पोलावरम परियोजना है क्या? तो ये आंध्र प्रदेश के पोलावरम मंडल में मतलब गोदावरी नदी पर बनाई जा रही एक मतलब परियोजना है। और इसमें बोल रहा है कि मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा? सिंचाई का विकास करना, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल, ये 3 तो बेसिक चीज़ें इनकी। इसके साथ साथ सूखे से प्रभावित रायलसीमा क्षेत्र को राहत देने के लिए कृष्णा नदी बेसिन में पानी डाइवर्ट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने गोदावरी नदी से पानी लिया, गोदावरी से पानी लिया, और इसको डाइवर्ट कहाँ कर रहे हैं? कृष्णा में। ये वाली जो है ये कृष्णा है, तो कृष्णा नदी में डाइवर्ट कर रहे हैं पानी, तो इधर से जा रहा है ना। और रायलसीमा क्षेत्र में बोल रहे हैं, रायलसीमा क्षेत्र तो याद रखिएगा, है ना, इधर रायलसीमा क्षेत्र सूखा जो क्षेत्र होता है ये। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद समाधान मतलब तंत्र क्या है? तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, इनके तहत केंद्र सरकार जो है वो जल विवादों के समाधान के लिए नदी विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ये दोनों 1956 में आए थे एक्ट, याद रखिएगा, दोनों 1956 में। एक है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956। ये अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। याद रखिएगा केंद्र सरकार को देता है, नदी मतलब राज्य सरकार को नहीं। संवैधानिक प्रावधान में अगर देखें तो अनुच्छेद 262, इनके 262 में याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये संसद जो है अंतर्राज्यीय नदी के जल से संबंधित विवादों के न्याय निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार ये देता है। और ये सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी न्यायालय को किसी भी जल विवाद पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकता है यदि वो विवाद अधिकरण को भेजा जा चुका है तो। और देखिए संघ सूची में केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के विनियमन और विकास का अधिकार देती है, राज्य को नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अब चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार देने का अधिकार प्रदान किया। तो ये तो है ही, ये अभी मतलब पता ही हम लोग को। जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जनजातियों पर लागू नहीं होता। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से स्वतः ही बाहर कर दिया जाए, ये गलत है, तो याद रखना है ना। अब चलिए कुछ इधर से देख लेते हैं थोड़ा। कानून के स्रोतों के रूप में रीति रिवाज। तो रीति रिवाज जो है वो कानून के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है। यह मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं और कोर्टों द्वारा मान्यता मिलने पर ये कानूनी रूप से भी बाध्यकारी हो जाते हैं। अच्छा, रीति रिवाज या प्रथाओं या परंपरा, इनको बाध्यकारी कानून के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए ना इनमें तर्क संगत या नैतिकता जैसे मानदंड को इनको पूरा करना होता है। अगर कुछ रीति रिवाज तर्क का दमन कर देते हैं तो और रूढ़िवादिता को जन्म देते हैं, तो ये अगर दमन कर देते हैं तर्क का, तो ये रूढ़िवादिता को जन्म देते हैं। तो यही बोल रहा है कि जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, ये सब है ना, ये तर्क को दमन कर देते हैं। मतलब कोई भी बोलेगा भाई ये गलत है और तुम छोड़ो यार, मेरा पहले से ये चल रहा है, तो इसी प्रकार से रूढ़िवादिता को ऐसे जन्म देते हैं ना। तो इन्होंने यही कहा एक तरीके से, बहुत सिंपल सा फैक्ट है लेकिन लैंग्वेज लिखा हुआ है बस। अब देखिए CARA जो है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत बनाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। तो वही है बच्चों को गोद लेने वाली, इसी कारण से इसको मतलब दिशा निर्देश जारी किया है। तो 2 आपको एक्ट याद रखना है। एक है किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, इसको 2021 में संशोधित किया गया था। और दत्तक ग्रहण अधिनियम 2022, उनके तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों के लिए जारी किए गए हैं। अब देखिए इन्हीं में यही बताया गया कि कौन कौन से इसमें शामिल होंगे। तो इसमें स्टेट का भी है, एक सेंटर का भी है, एक स्टेट का भी है। तो मतलब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है और इसके बाद है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। तो देखिए भारत में बाल दत्तक ग्रहण कैसे होता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत होता है। ये समझ पा रहे हैं ना। बाल मतलब होता है बच्चे, दत्तक मतलब होता है किसी से मतलब दूसरों का मतलब पुत्र, और ग्रहण मतलब होता है प्राप्त करना। तो वही बात है। थोड़ा सा हाई फाई इसको है, इंग्लिश में पढ़िएगा तो बहुत ईजिली है, हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कानून यही बताया है, और ख़ासकर मुझे तो इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो यही है, राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ, स्थानीय बाल कल्याण समितियाँ, जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ।
तो ये सब साथ ही साथ है। इसके बाद बाल तस्करी को रोकने में भी मदद करता है ये। कौन सा? बच्चों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक कानून में सहयोग पर हेग कन्वेंशन, याद रखिएगा हेग कन्वेंशन। ये अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नैतिक, कानूनी और पारदर्शी बनाता है। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब चलिए नेक्स्ट जो खबर है वो है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। ये 2018 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित की गई थी, मतलब राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को। और ये जो करती है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये आजकल ये सब यूपीएससी में बहुत पूछता है कि ये कंपनियों के लेखांकन और ऑडिट नीतियों को, अच्छा कंपनियों के, भारत सरकार के नहीं, तो कंपनियों के लेखांकन और ऑडिट नीतियों तथा मानकों की सिफारिश करता है। ये मानकों की सिफारिश करता है। लेखांकन और ऑडिट मानकों के पालन की निगरानी और उसे लागू करता है। अच्छा पालन की निगरानी और लागू करवाता है, लेकिन जो मानक है उनकी सिफारिश ही करता है, मानक को लागू नहीं करता है ये। तो याद रखिएगा ये दोनों है ना, कन्फ्यूजिंग कर सकता है। और लेखांकन और ऑडिट पेशे से जुड़े व्यक्ति संस्था की सेवा की गुणवत्ता की भी ये निगरानी करता है। और अन्य कार्य जो उनको दिया गया इनके निर्धारित, उनको भी ये पूरा करता है। तो बस अब देखिए सिन्बैक्स अभ्यास जो है सिंगापुर और भारत का है, और इसको लायन किंग अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। 1994 से शुरू हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। सिन्बैक्स नाम से पता चल रहा है, देखिए ना सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर है ही यहाँ पे। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, प्रधानमंत्री विकास योजना, तो ये जो है ना केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय क्षेत्र मतलब सारा पैसा नरेंद्र मोदी ही देंगे। इसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है, तो सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर, इन सभी योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री विकास योजना बनाई गई है। इसमें 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास के माध्यम से उत्थान किया जाता है। कौन कौन से हैं? 6, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। पारसी मतलब जीरोस्ट्रियन। अब देखिए इनको, इनका क्रियान्वयन जो है ना वो स्किल इंडिया मिशन के साथ मिलाकर किया जा रहा है, और महिलाओं को तो खासकर इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, बस यही। ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 तो विश्व बैंक जारी करती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी की, और ये रिपोर्ट जो है वो डिजिटल और वित्तीय समावेशन की उपलब्धियों को दर्शाता है। कौन सा? ग्लोबल फाइंडेक्स। तो देखिए इसमें भारत के लिए क्या क्या बोला गया, तो बोल रहे हैं कि 90% लोगों के पास खाता है भारत में, तो अच्छी बात है। और बोल रहे हैं 16% खाता धारकों के जो है ना खाते निष्क्रिय हैं, 16% के पास, वो कुछ करते ही नहीं है, ऐसे रखा हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि निष्क्रिय खाते रखने वाली महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कम हुआ है अभी, तो अच्छी बात है ये तो। और बाधाएं क्या है? डिवाइस की ऊंची कीमत, भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी, शहरी वायु मंदन प्रभाव, अर्बन विंड स्टीलिंग इफेक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अध्ययन में पाया गया है कि शहरी वायु मंदन प्रभाव जो है उत्तर भारत में शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप का निर्माण करता है। मैं बताता हूँ सारा कुछ है क्या। अब देखिए उत्तर पश्चिमी और उत्तर सिंधु मैदान में 43% शहरों में अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एरोसोल का स्तर कम पाया गया है। एरोसोल होता है क्या? सबसे पहले ये देख लीजिए कि एरोसोल वो कोलाइड होते हैं। कोलाइड मतलब होता है कि छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, छोटे 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 छोटे, है ना, तो उसको कहते हैं एरोसोल। तो वही बोल रहा है कोलाइड, सॉरी हाँ। तो एरोसोल वे कोलाइड होते हैं जो किसी तरल या ठोस कणों के विसरण या प्रसार एक गैसीय माध्यम में होता है। तो मान लीजिए कि कोई ऐसे अगर प्रसार हो रहा है किसी का ऐसे, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा ना, छोटे छोटे कणों का। और एरोसोल में ये होता है कि ठोस जो है, मान लीजिए कोई ठोस है, वो ठोस जो है ना वो वायु के साथ अगर घूमने लगे, वायु के साथ, अब बोलिएगा कि ठोस वायु के साथ कैसे जाएगा, लोहा कैसे चल जाएगा वायु के साथ? तो मैं आपको बताता हूँ, आंधी, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखिए आंधी, बादल, कोहरा। अब जब आप धुआं देखते हैं तो धुआं कैसे होता है? लकड़ी जलाते हैं तो धुआं जो निकलता है वो एक सॉलिड मटेरियल है ना, सॉलिड मटेरियल ही तो जाता है जो कि वायु में चल जाता है। जैसे आंधी है वो पत्थर उत्थर धुलकन ही तो उड़ाता है, धुलकन एक ठोस पदार्थ हुआ। तो वही बोल रहा है, कोहरा, बादल, ये सब जो है ना एरोसोल उसी को कहते हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हवा रहेगा और कम क्वांटिटी में ठोस पदार्थ, तो उसको बोलता है एरोसोल। तो वही बोल रहे हैं वो कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर सिंधु गंगा के मैदान, मतलब भारत के इधर वाला क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र के मैदान में 43% शहरों के अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एरोसोल का स्तर कम सोचिए, एरोसोल का स्तर कम, जबकि ज़्यादा होना चाहिए इन सब में, तो क्यों पाया गया कम भाई? तो वही बोल रहा है कि शहरी वायु मंदन प्रभाव के कारण। तो ये है क्या?
तो ये बोल रहा है कि शहरों में बनी ऊंची इमारतों और संरचनाओं के कारण धरातीय पवलों के मंद पड़ने से उत्पन्न होता है और ये दूर से आने वाली धूल और प्रदूषकों को शहर के बाहर प्रवेश करने से रोक देता है। तो देखिए, जैसे शहर में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, मान लीजिए इतने बड़े बड़े बिल्डिंग इसका स्केपर्स हैं, तो अब यहाँ से जो धूल आएगी, तो ये तो नीचे रोक दिया ना। अब धूल तो आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। अब धूल आगे नहीं बढ़ पा रही है तो क्या होगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो इधर कितना हुआ, इधर अच्छा धूल मतलब मिल गया। तो यहाँ पर जो है वो शहरी वायु मंदन प्रभाव, वायु को क्या कर दिया, मंद कर दिया। तो शहरी वायु मंदन प्रभाव के कारण जो है शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप का निर्माण होता है। बस समझ गए, मतलब एरोसोल वहाँ पे नहीं पहुँचता, बस यही बात है। अब देखिए आर्थिक गणना, इकोनॉमिक सेंसस। तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उन्होंने 8वीं आर्थिक गणना के प्रारंभिक कार्य को भारत की 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया है। 8वीं आर्थिक गणना, तो आर्थिक गणना मतलब 7 बार पहले हो चुका है, तब तो 8वीं करेगा। और भारत में 15 बार जनगणना हो चुका है, अभी 16वां जनगणना चलेगा 2027 में। तो मोस्टली वही बोल रही है कि आप 8वीं जो आर्थिक जनगणना है उनको भी साथ ही कर दो, मतलब निपटा दो एक साथ ही। तो वही बोल रहे हैं कि देखिए ये उद्देश्य क्या है आर्थिक गणना का, देश के उद्यमी संचालित उद्यमी की गतिविधियों की पूरी गणना करना, जैसे उद्यमों की स्थिति, उद्यमिता में संलग्न लोगों की संख्या, आर्थिक गतिविधियों में भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार, बस यही बात है। अब आकाश प्राइम देख लेते हैं। तो लद्दाख में जो है आकाश प्राइम जो है उनका सफलतापूर्वक मतलब परीक्षण किया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO। और ये जो है ना स्वदेशी है, सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल जो प्रणाली आकाश है उनका उन्नत संस्करण है। मतलब ये सतह से हवा में मार करेगी, समझ रहे हैं ना, ये सतह से हवा में मार करेगी। तो उनका जो आकाश प्रणाली है उन्हीं का ये उन्नत संस्करण है। अब इसमें बोल रहा है कि मतलब 4000 मीटर के ऊपर से मतलब हवा को वार कर सकता है यही। अब देखिए मेंटर एंटीमेटर विसंगति, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सन इम्पोर्टेंट इतने हैं, ये यूरोपियन एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, याद रखिएगा ये है ना, सेंटर फॉर यूरोपियन रिसर्च नेटवर्क, ऐसा ही कुछ नाम है। तो यूरोपियन है ये, मान के चलिए। तो उनके यूरोप के वैज्ञानिकों ने पहली बार बेरियोनो में CP वायलेशन उल्लंघन का अवलोकन किया। अब क्या है ये, अब मैं बता रहा हूँ आपको। CP वायलेशन का अवलोकन किया है बोरियोनो में, CP वायलेशन। अब देखिए आगे पहले ये देख लेते हैं मैटर एंटीमेटर विसंगति है क्या, सबसे पहले बेसिक चीज़। तो देखिए ब्रह्मांड में ना अवलोकित की गई एक प्रकार की विसंगति को दर्शाता है। विसंगति मतलब कुछ चीज़ अलग हो रहा है टाइप से। तो इसमें मैटर की जो मात्रा है ना वो एंटीमेटर की तुलना में अधिक है। अब नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे देखिए जब बिग बैंग हुआ था तो बिग बैंग में सब कुछ फटा था। अब सब कुछ फटा था तो सब बाहर गया था ना। अब जब सब बाहर गया था तो एंटी मैटर बना और मैटर बना। तो उन्होंने बोल रहा है कि जितना मैटर बना उतना एंटी मैटर भी तो बनना चाहिए, उनका ऑपोजिट। मतलब जितना मैटर बन रहा है उनका एंटी मैटर भी उतना होना चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि मैटर की जो मात्रा है ना वो एंटी मैटर की तुलना में कहीं ज़्यादा हो गया। तो क्यों हो गया भाई, वही बता रहा है अभी वो। तो एक प्रकार की विसंगति को दर्शा रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि बिग बैंग की परिघटना के समय मैटर और एंटी मैटर की समान मात्रा बननी चाहिए थी, लेकिन आज जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं वो पूरी तरीके से मैटर से बना हुआ है और एंटी मैटर लगभग अनुपस्थित है। तो अब देखिए CP वायलेशन में जो है ना C और P को देखिए। C जो है वो चार्ज कोगुनेशन है, पार्टिकल्स के ऊपर एंटी पार्टिकल्स में बदलना, मतलब पार्टिकल का एंटी पार्टिकल में बदल रहा है, तो वो है C चार्ज कोगुनेशन। और P क्या है इनमें, स्थानिक निर्देशांक को उल्टा यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाना। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे कोई आदमी खड़ा है, हाँ, तो मान लीजिए दर्पण है तो यहाँ पर ऐसे डांस कर रहा है वो, तो वहाँ पे क्या होगा इनका, वहाँ पर ये हाथ आ जाएगा ना, इधर हो जाएगा और इधर दर्पण। तो एक तरीके से वो पैरिटी कर रहा है ना, एक तरीके से पैरिटी हो रहा है। देखिए चार्ज कोगुनेशन अलग है कि पार्टिकल को एंटी पार्टिकल बदल रहा है, और पैरिटी क्या है, ये दर्पण वाला प्रतिबिंब बना रहा है, पार्टिकल्स मतलब स्थानिक निर्देशांक को उलट देता है ये। तो CP समरूपता यही है कि पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है और भौतिक के नियम में कोई बदलाव नहीं होया जाएगा अगर दर्पण में देखें तो इनको। लेकिन CP वायलेशन हो रहा है कि मेंटर और एंटी मेंटर अलग व्यवहार करते हैं, तो CP समरूपता का वायलेशन हो रहा है इसमें। बस यही बात है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और ये अभी CERN के वैज्ञानिकों ने पहली बार बेरियोनो में CP वायलेशन का अवलोकन किया है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है, एक सेकंड,
अब देखिए जो नेक्स्ट खबर है वो है बोलीविया, जिसकी राजधानी सुक्रे या फिर लापाज है। थोड़ा देख लेते हैं बोलीविया कहाँ पर है। तो बोलीविया साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में देखिए इनकी किसके साथ सीमा चल रही है, पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, चिली और अर्जेंटीना। तो ये देखिए लैंड लॉक कंट्री है, देख रहे हैं समुद्र के साथ कहीं भी सीमा नहीं बना रही है, लैंड लॉक है। और इनके साथ देखिए एक लेक भी है, ये लेक जो है ना पेरू और बोलीविया के पास है देखिए। और ये जो लेक है इनका नाम है टीटीकाका लेक। और टीटीकाका लेक कहाँ पर है, बेलू और बोलीविया में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, मतलब यहाँ पर आप जहाज वहाज चला सकते हैं, मतलब जल जहाज। तो दुनिया की सबसे ऊंची है। क्यों ऊंची है भाई, तो क्योंकि यहाँ पर एंडीज़ पर्वत है। देखिए ये एंडीज़ पर्वत जा रहा है यहाँ से, एंडीज़ पर्वत, और ये एंडीज़ पर्वत के बीच में ही बना है, एकदम उनके पहाड़ों के बीच में ही। तो सबसे ऊंचा बन गया है इसी वजह से। तो ये बोल रहा है कि स्थल रूप देश है टीटीकाका लेक, समझ गए ना। और भारत ने बोलीविया को खसरा रूबेला के प्रकोप से निपटने के लिए 3 लाख की वैक्सीन की खुराक भेजी है। तो बस याद रखिएगा। अब चलिए इतना ख़त्म होता है, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।